वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। अगर आपकी सोसाइटी के इलेक्शन ड्यू है या आप अभी अपकमिंग मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा बनने वाले हैं या कोई बनने जा रहा है, तो उन सारे दोस्तों के लिए आज का वीडियो कि कौन कमेटी मेंबर बन सकता है, कौन कमेटी मेंबर नहीं बन सकता, क्या प्रोहिबिशंस है, बायलॉज ने क्या कंडीशन रखे हुए हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कई बार अनअवेयरनेस के वजह से लोग अप्लाई कर देते हैं मैनेजिंग कमेटी के लिए, लेकिन बाद में जिसको ये रूल्स पता है वो ऑब्जेक्शन लेता है, फिर उसमें थोड़ा सा फिर ईगो क्लैशेस हो जाते हैं सोसाइटी में, या कभी कभी डिस्प्यूट्स भी खड़े हो जाते हैं। तो बेटर है कि पहले रूल को जान ले और उसके बाद ही अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके कमेटी में ऐसा कोई है और आपको लगता है कि उनको ये सारे रूल पता होने चाहिए, तो आप उनको भी ये बता सकते हैं। आगे जाने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज शिव कंसल्टेंसी सोसाइटी से रिलेटेड प्रैक्टिकल इतनी सारी वीडियोस रिलीज करती है जिसका लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग हमें फीडबैक भी दे रहे हैं, तो आपको भी ये नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो आगे जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। एक्चुअली अगर आप सोसाइटी के मेंबर हो जाते हो तो सबको ये राइट है कि वो कमिटी मेंबर बन सकता है कोई भी टेन्योर में। ऐसे एक्चुअली लिमिटेशन ऐसे नहीं दिया हुआ है, लेकिन बायलॉज में कुछ लिमिटेशन इसके लिए है ताकि स्मूथनेस बना रहे, कुछ प्रॉब्लम्स ना आए जब भी आप काम कर रहे तभी, या जब भी सोसाइटी की कमेटी कैसा, ये सोसाइटी है तो सब लोगों की मिलके बनाई हुई है। अगर इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं ही रहेंगे तो स्मूथनेस आना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसके लिए कुछ लिमिटेशन है। उसमें सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि अगर सोसाइटी में कोई डिफॉल्टर है, उसमें से कमेटी ने, पहले वाले कमेटी ने ऑलरेडी उसको नोटिस इशू किए हैं, वो बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है आउटस्टैंडिंग का, और शायद हो रहा है कि आप उसमें अभी केस फाइल करने वाले हैं, तो ऐसा वाला बंदा कभी भी कमेटी मेंबर नहीं बन सकता जब तक वो उसका सारा आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं करता है, जितना भी उसका अमाउंट है, या फिर अगर आप कुछ केस करने जाने वाले वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो ऐसा कोई भी मेंबर कमेटी मेंबर नहीं बन सकता। सेकेंडली, अगर जॉइंट मेंबरशिप है, हस्बैंड वाइफ या और भी कोई एडिशनल एक ही सेल एग्रीमेंट में है, लेकिन मेन मेंबर के अलावा बाकी के कोई जॉइंट मेंबर या एसोसिएट मेंबर अगर कमेटी मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन पहले वाला मेंबर अगर उसको एनओसी नहीं देता है, अगर वो एग्री नहीं होता है, तो वो एसोसिएट या जॉइंट मेंबर जो है वो कमेटी मेंबर नहीं बन सकता। ये बायलॉज में भी मेंशन है, आपको नंबर भी इसमें दिखेगा। कई बार हमने सोसाइटी में देखा है कि कभी कभी फ्लैट जो है वो हस्बैंड के नाम पे नहीं बट वाइफ के नाम पे रहता है, बट हस्बैंड अगर सीए है या अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, हो सकता है वो एडवोकेट है या सोसाइटी से रिलेवेंट अगर कोई सर्विसेज दे रहा है, तो वो भी कई बार कमेटी का हिस्सा बन जाता है। दोनों भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एक ही फ्लैट होने के बजाय, बट ये इलीगल है। अगर जिसके नाम पे फ्लैट है वही ये कर सकता है। अगर वाइफ को ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड ज़्यादा एक्टिव है उस केस में, तो वो आइदर गिफ्ट डीड कर सकती है, उनको राइट दे सकती है, एनओसी दे के फिर उनको प्रॉपरली कमिटी मेंबर बनवा सकती है। लेकिन ऐसे ही दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही फ्लैट के बेसिस पे नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन अगर एक फ्लैट है जो वाइफ के नाम पे है, एक फ्लैट है हस्बैंड के नाम पे है, तो उस केस में कमिटी सोच सकती है कि दोनों को मेंबरशिप देनी है कि नहीं देनी है। बट अगर एक ही फ्लैट है तो उस केस में दोनों हस्बैंड और वाइफ कमिटी मेंबर नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई करंट लीगल इशू किसी मेंबर का शुरू है, ऑनगोइंग कुछ डिस्प्यूट चालू है, कोर्ट मैटर्स है कोई, या फिर क्रिमिनल ऑफिस हुए हैं, तो उस केस में, लेकिन ये करंट बात है, मतलब 5-6 सालों में ऐसा कुछ हुआ है, तो उस केस में उसको कमिटी मेंबर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बहुत साल हो चुके हैं, अभी उसका कुछ लेना देना नहीं है उस कमिटी मेंबर से, तो उसको आप मेंबर बना सकते हैं। लेकिन ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स है, तो उस केस में उसको कमेटी मेंबर नहीं बना सकते। अगर कोई कंप्लेंट भी करता है तो रजिस्ट्रार उस केस में ऑब्जेक्शन देता है राइटिंग में। अभी और एक है कि कोई नॉन रेसिडेंट मेंबर है, यूजुअली कैसा है, इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट तो ले लेते हैं, तो लेकिन यहाँ का नॉन रेसिडेंट है तो कमेटी मेंबर उसको नहीं बनना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे बैठ के वो हैंडल नहीं कर सकता है। अगर वो वहाँ पे रह रहा है मेंबर, और सबसे बड़ी बात कि वो मेंबर भी होना चाहिए सोसाइटी का, अगर वो मेंबर ही नहीं बना है, सोसाइटी का मेंबरशिप का फॉर्म ही उसने फिलअप नहीं किया, उसने शेयर के पैसे ही नहीं दिए हैं, तो उस केस में भी वो कमेटी मेंबर नहीं बन सकता है, भले ही उसने फ्लैट खरीदा हो, भले ही वो कहीं भी रहता हो। और दूसरी केस में कैसा है कि नॉन रेसिडेंट है, यहाँ पे नहीं रहता है,
कहीं और रहता है तो उस केस में भी उसको कमिटी मेंबर नहीं बनना चाहिए। बायलॉज भी वही कहता है, बिकॉज वहाँ से उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। कमिटी मेंबर्स बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो ये रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर किसी का कोई मेंबर बैंकरप्ट हुआ है, उसका बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हुआ है, और उसके कोर्ट मैटर चल रहे हैं, तो उस केस में भी कमिटी उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। बट ये कैसा है, केस टू केस डिपेंड करता है। कमिटी को पहले बोलना चाहिए उस मेंबर को, उसके बाद कर सकता है। अगर लगता ही है कि नहीं जेन्युइनली उसको करना चाहिए, तो फिर कमिटी रजिस्ट्रार को अप्लाई करके उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। लेकिन ऐसा अगर कोई मेंबर है तो प्लीज़ वो खुद ही अप्लाई ना करे मैनेजिंग कमेटी मेंबर के लिए, बिकॉज अगर कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं तो पहला पिन पॉइंट है तो हो सकता है वो इसी कमेटी मेंबर पे होगा। तो इसके लिए ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। उसके अलावा नॉन एक्टिव मेंबर मतलब 5 सालों में जिसने कंजिक्यूटिव जो 5 साल है पूरे कंटिन्यूसली उसने कमिटी की नहीं, एजीएम की मीटिंग ही उसने अटेंड नहीं की है, उसको पता ही नहीं कि कमिटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, तो वैसा वाला मेंबर भी नहीं बन सकता है। उसको एजीएम में अटेंडेंस लगाना पड़ेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कर सकता है। लोग कई बार क्या है, अगर मुझे अभी पार्टिसिपेट करना है तो आना शुरू हो जाते हैं, बट उसको प्रीवियस हिस्ट्री आपको देखनी पड़ेगी कि उसने 5 सालों में अटेंड की थी कि नहीं की थी, उसका पार्टिसिपेशन कैसा था, वो चेक करके ही फिर वो कमिटी मेंबर बन सकता है। एक नया अमेंडमेंट आया है 2001 में, ये एक्चुअली अभी महाराष्ट्र में एप्लीकेबल है, बाकी जगह पे नहीं। इसमें ऐसा है कि अगर कोई कमिटी मेंबर, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो, बट उस केस में अगर उसके 3 बच्चे हैं मतलब वो भी 2001 के बाद हुए हैं, तो अगर उनको 3 बच्चे हैं तो वो भी कमिटी मेंबर नहीं बन सकता। हालांकि इसमें बहुत सारे क्लॉजेस ऐसे हैं कि अगर वो एडॉप्टेड चाइल्ड है तो कर सकता है। अगर ऐसा है कि कभी कभी सेकेंड चांस लिया है तो उसमें ही जुड़वा बच्चे हो गए या 3 बच्चे हो गए, तो उस केस में भी वो अलाउ कर सकते हैं। लेकिन अगर 2001 के बाद उन्होंने नहीं 3 चांस लिए हैं प्रॉपरली, और 3 चांस में उनको 3 बच्चे हैं या उससे भी ज़्यादा बच्चे हैं, तो उस केस में वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, एज अ कमिटी मेंबर नहीं बन सकते। ये सेम रूल हालांकि सारी जगह पे अभी एप्लीकेबल हो चुका है, लोगों को भी ये पता है, तो ये सेम रूल उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी में अभी एप्लीकेबल किया है। तो ऐसे अगर आपके यहाँ पे कोई है तो उनको आपको ये बताना पड़ेगा। दूसरा है कि सबसे बड़ा कि कैसा है कि कभी कभी कमिटी मेंबर के कुछ ना कुछ बिजनेसेस रहते हैं जो सोसाइटी को खुद ही सप्लाई करते हैं। मतलब हो सकता है कि वो लिफ्ट की सर्विस प्रोवाइड करे, वो पेस्ट कंट्रोल की सर्विस प्रोवाइड करे, या और कुछ मटेरियल प्रोवाइड करे, रिपेयरिंग रहेगा तो उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, या उसका कोई फैमिली मेंबर उसमें इन्वॉल्व है, तो वही मेंबर कमिटी मेंबर नहीं बन सकता, बिकॉज ये कॉन्सिक्वेंसेस है। मतलब इसमें कॉन्फ्लिक्शन ऐसा है कि अगर वो कमिटी मेंबर बनता है तो हो सकता है वो अपने ही लोगों को सारे कॉन्ट्रैक्ट दे और बाकी लोगों को फिर वो चांस ही नहीं दे। 3 कोटेशन जो लेने पड़ते हैं हर केस में वो वैसा करेगा नहीं, तो इस केस में पार्शलिटी हो सकता है, मोनोपोली हो सकता है। उस केस में बायलॉज बताता है कि अगर ऐसे कोई इन्वॉल्व है, वेंडर ही इन्वॉल्व है, और वो वेंडर के साथ मतलब आपका फैमिली मेंबर है, कनेक्शन है, या वो खुद ही है, तो उस केस में वो भी कमिटी मेंबर नहीं बन सकता, बिकॉज फिर वो अपना ही बिजनेस चला सकता है उस केस में। इसके लिए ये सारे रिस्ट्रिक्शंस बायलॉज में दिए हुए हैं जो कमिटी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ऐसा था ये। अगर आपके सोसाइटी में ऐसा कोई है तो आप पहले कमिटी में डिस्कस करके फिर डिसीजन जो भी है ले सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए जितने भी वीडियोस आने वाले हैं आ रहे हैं उसके सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक को हमें कवर करना चाहिए हमारे अपकमिंग वीडियोज़ में, तो वो भी आप हमें सजेशन बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।